हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। मैंने आपको बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बतानी थी, जिसमें से एक टर्म बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्चुअल रेंट। ठीक है, आज बेटा हमने सेकंड टर्म स्टार्ट करनी है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? हाँ जी बेटा, देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू बेटा क्या है? रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फिक्स्ड बाय द लोकल अथॉरिटी। हाँ जी बेटा, जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी का मतलब बेटा क्या होता है? लोकल अथॉरिटी का मतलब है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हाँ जी बेटा, या फिर म्युनिसिपल कमेटी भी कह सकते हो, या बेटा इसको टाउन कमेटी भी बोल देते हैं, या बेटा इसको आप कह सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू क्या होती है? हाउस प्रॉपर्टी की वो रेंटल वैल्यू जो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लोकल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, और कैसे निर्धारित की जाती है? उसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज को फील्ड में भेजा जाता है सर्वे करने के लिए, बाय कंडक्टिंग ए पीरियोडिकल सर्वे। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करने के लिए। ठीक है जी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर बेटा जो एरिया आता है, उस एरिया में जितने भी मकान बने हुए हैं, मान लीजिए एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर 10,000 मकान आते हैं अलग अलग एरिया में, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करेगी? अपने कुछ एम्प्लॉइज को सर्वे करने के लिए भेजेगी उन एरियाज के अंदर। ठीक है, तो उस सर्वे के बेस पे, उस एरिया के अंदर रेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 रूम सेट की रेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 रूम सेट की रेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 रूम सेट की रेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो म्युनिसिपल कमेटी निर्धारित करती है। उस रेंटल वैल्यू को बेटा बोलते हैं म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। ठीक है जी, ये मकान की वैल्यू नहीं है बेटा, मकान की वैल्यू की बात नहीं कर रहे, मकान के किराए की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि मकान कितने रुपए किराए पर दिया जा सकता है। 2 रूम सेट कितने रुपए किराए पर दिया जा सकता है? 3 रूम सेट कितने रुपए किराए पर दिया जा सकता है? ठीक है जी, और जो वैल्यू म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा निर्धारित की जाएगी उसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। और किस पर्पज के लिए कैलकुलेट की जाती है? फॉर द पर्पज ऑफ। हाँ जी बेटा, इसके पीछे दो पर्पज है। एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना, जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड है उसकी इनकम कैलकुलेट करते समय हमें म्युनिसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बेटा इसका पर्पज क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग म्युनिसिपल टैक्स। हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सभी लोगों से जो उसके एरिया के अंडर आते हैं, जितने भी मकान आते हैं, उन मकानों का क्या लेती है? म्युनिसिपल टैक्स, जिसको हम हाउस टैक्स भी बोल देते हैं बेटा कई बार। म्युनिसिपल टैक्स कह लीजिए या लोकल टैक्सेस कह लीजिए या हाउस टैक्सेस। वो जो टैक्सेस हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगाती है, वो किस बेस पे कलेक्ट किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। उसकी बेटा म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर एक परसेंटेज होती है जो चार्ज की जाती है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है नीचे। हाँ जी बेटा, मान लीजिए ये कोई असेसी है। हाँ जी बेटा, ये असेसी है, इस असेसी का कोई मकान है। ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस मकान की जो रेंटल वैल्यू है, रेंटल वैल्यू बेटा कितने रुपए निर्धारित की है? 1 लाख रुपए। ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स का रेट कितना है? 10%। तो अगर बेटा म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख रुपए है और म्युनिसिपल टैक्स का रेट 10% है, तो म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा? हाँ जी बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखिए, म्युनिसिपल वैल्यू अगर 1 लाख है और म्युनिसिपल टैक्स कितने परसेंट चार्ज करना है? 10%। हाँ जी, वेरी गुड, विकास का रिप्लाई आया है सबसे पहले। तो यहाँ बेटा म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट हमारा बनेगा ₹10,000। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब आ जाओ, कई बार आपका म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट दिया होगा। हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट दे रखा है और मुझे म्युनिसिपल टैक्स का रेट भी दिया हुआ है 20%। और कैलकुलेट क्या करना है? म्युनिसिपल वैल्यू बताओ कितनी होगी इस सिचुएशन में। यहाँ पे बेटा रिवर्स करना है। ऊपर वाले केस में म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना था और वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे रिवर्स है, म्युनिसिपल टैक्स गिवन है और वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कैसे निकालेंगे? देखिए,
हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू म्युनिसिपल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देते हैं। म्युनिसिपल टैक्स कितना गिवन है? 3600। और म्युनिसिपल वैल्यू बेटा बेटा मुझे निकालनी है, और रेट कितना है? 20%। ये बेटा कैंसिल करो, 20 से 100 कैंसिल करेंगे, 1/5, और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्युनिसिपल वैल्यू आ गई 18,000। 18,000 बेटा आएगी, 1,80,000 नहीं आएगी। म्युनिसिपल वैल्यू 18,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टर्म है हमारी फेयर रेंटल वैल्यू। सेकेंड टर्म हमारी, फर्स्ट टर्म थी बेटा हमारी एक्चुअल रेंट, सेकेंड टर्म हमारी थी म्युनिसिपल वैल्यू, और थर्ड है बेटा फेयर रेंटल वैल्यू। हाँ जी बेटा, देखिए फेयर रेंटल वैल्यू क्या होता है? फेयर रेंटल वैल्यू बेटा होता है जिस एरिया के अंदर असेसी का मकान है, उस वहां पर प्रचलित किराया कितना है। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रचलित किराया। हाँ जी बेटा, प्रचलित किराए का मतलब बेटा क्या है? जिस एरिया के अंदर असेसी का मकान है, करदाता का मकान है, तो उस मकान के अलावा जो उसके अगल बगल में जो पड़ोसी रहते हैं बेटा, जो उसके नेबर्स रहते हैं, या उस एरिया के अंदर जो दूसरे लोग रहते हैं, वो कितना किराया चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, रेंट प्रीवेलिंग। प्रीवेलिंग का मतलब जो वहां पे प्रचलित है, इन द सेम और सिमिलर टाइप ऑफ लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी के अंदर या उस तरह की दूसरी लोकेलिटी के अंदर। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा मकान स्कीम नंबर 5 में है, जींद में, गांधीनगर में। ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो 3 रूम सेट, मान लो मैं असेसी हूँ, और मेरे घर पे बेटा 3 रूम सेट है जो मैंने लेट आउट किया हुआ है। ठीक है। तो 3 रूम सेट का मेरे एरिया के अंदर जो किराया मैं ले रहा हूँ वो तो एक्चुअल रेंट है। ठीक है। और मेरे पड़ोसी या मेरे लोकेलिटी के अंदर दूसरे लोग 3 रूम सेट का कितना किराया चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रचलित किराया। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें कैलकुलेट करने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर बेटा फेयर रेंटल वैल्यू ऑलवेज गिवन होगी आपको। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? फेयर रेंटल वैल्यू के बारे में देखो 3 बातें लिखी हुई हैं। हाँ जी बेटा, जो किराया प्रचलित है इन द सेम, सेम या सिमिलर लोकेलिटी, यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए हुए हैं, सेम लोकेलिटी और सिमिलर टाइप ऑफ लोकेलिटी। ठीक है। जैसे स्कीम नंबर 5 के लास्ट से जो सिमिलर लोकेलिटी है, स्कीम नंबर 6 है या स्कीम नंबर 19 है। ठीक है। तो ये एक तरह की लोकेलिटी है। और फॉर सिमिलर साइज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। अब प्रचलित किराया ऐसा तो है, एक 200 गज का मकान है, एक बेटा 100 गज का मकान है, तो दोनों की फेयर रेंटल वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है। हम 100 गज के मकान की रेंटल वैल्यू को 200 गज की फेयर रेंटल वैल्यू से बेटा तुलना नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर साइज्ड प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारी स्टैंडर्ड रेंट। हाँ जी बेटा, देखिए स्टैंडर्ड रेंट को बेटा हिंदी में बोलते हैं मानक किराया। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड रेंट बेटा क्या है? सुनिए, स्टैंडर्ड रेंट बेटा उसको बोलते हैं वो किराया जो रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। हाँ जी बेटा, इंडिया के अंदर एक एक्ट बना हुआ है, रेंट कंट्रोल एक्ट। ये बेटा हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग एक्ट है। हरियाणा स्टेट का अलग है, यूपी का अलग है, हिमाचल का अलग है, तो हर एक स्टेट का बेटा अपना रेंट कंट्रोल एक्ट है। ये किस लिए बनाया गया है?
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। हाँ जी बेटा, लैंडलॉर्ड का मतलब जो मकान का मालिक है उसके हितों की रक्षा के लिए, और किराएदार के हितों की रक्षा के लिए। हाँ जी बेटा, किराएदार के हितों की रक्षा कैसे? हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी मकान का जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी मर्जी से मन चाहा किराया किराएदार से वसूल ना कर पाए। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किराया निर्धारित कर देती है, उस किराए से ऊपर कोई भी मकान का मालिक किराया चार्ज नहीं कर सकता किराएदार से। ठीक है, उसको इलीगल माना जाता है। तो एक तो यहाँ पे किसका इंटरेस्ट, किसके हितों की रक्षा के लिए? टीनेंट के लिए। जैसे मान लीजिए 2 रूम सेट का गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया, 2 रूम सेट का जो किराया होगा वो 10,000 रुपये पर मंथ होगा। ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 पर मंथ स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि किराएदार से 10,000 पर मंथ से ज़्यादा किराया चार्ज नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। तो ये बेटा स्टैंडर्ड रेंट है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है देखो, ईच स्टेट हैज इट्स ओन एक्ट, और एक लाइन क्या लिखी है, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चार्ज ए रेंट हायर देन स्टैंडर्ड रेंट। हाँ जी बेटा, मकान का जो मालिक है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा किराया वसूल ना करे। हाँ जी बेटा, बताइए यहाँ तक बेटा क्लियर है? ये भी क्वेश्चन में बेटा गिवन होगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड। मैंने ये तो कह दिया किराएदार के हितों की रक्षा कैसे होगी इस एक्ट से, लैंडलॉर्ड के हितों की रक्षा बेटा कैसे होगी बताओ? लैंडलॉर्ड का मतलब जो मकान का मालिक है उसके हितों की रक्षा इस एक्ट से कैसे होगी? हाँ जी बेटा, सुनिएगा ध्यान से। कई बार बेटा क्या होता है, कुछ किराएदार जो 15-15 साल पुराने किराएदार हैं वो बेटा दुकानों पे और मकानों पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई किराएदार है जिसको 2,000 पर मंथ पे मकान किराए पे दिया गया था, या दुकान कह लो, ज्यादातर शॉप के केस में ऐसा होता है, कोई दुकान किराए पर दी थी 2,000 पर मंथ पे। ठीक है, और उस बंदे ने क्या किया, किराएदार ने बेटा मकान पे कब्जा कर लिया, उस दुकान पे कब्जा कर लिया अपना। 15 साल हो गए उसको उस दुकान को चलाते हुए, किराए की दुकान है, और उस पे बेटा उसने कब्जा कर लिया, और मालिक ने केस कर दिया, लैंडलॉर्ड ने बेटा केस कर दिया, दुकान खाली करवाना चाहता है, किराएदार दुकान खाली नहीं कर रहा। तो वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लैंडलॉर्ड के हितों की रक्षा के लिए किराएदार को ये आदेश दे सकता है कि ये जो किराया है 2,000 पर मंथ, ये सफिशिएंट नहीं है, ये उचित किराया नहीं है, इसको बढ़ाया जाए। मकान तो हो सकता है खाली ना करवाया जाए किराएदार से, बट रेंट कंट्रोल एक्ट लैंडलॉर्ड के लिए इतना जरूर कर सकता है, हाँ जी बेटा, कि इस किराए को बढ़वा देगा। ये जो 2,000 पर मंथ किराया है इसको हो सकता है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट कितना डिक्लेयर करवा दिया जाए, 7,000 या 8,000। तो कहने का मतलब मेरा ये है, लैंडलॉर्ड, ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है बेटा, ये दोनों के हितों की रक्षा के लिए है। लैंडलॉर्ड के हितों की भी रक्षा करता है, यानी कि कल को अगर किराएदार कब्जा कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से किराए की राशि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और अगर, और दूसरी तरफ बेटा ये किराएदार के हितों की भी रक्षा करता है। किराएदार के हितों की रक्षा कैसे करता है कि लैंडलॉर्ड जितना किराया स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया गया है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत, उससे ज्यादा किराया मकान का मालिक किराएदार से वसूल नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसे इसके ऊपर पूरा एक्ट है, हमने डिटेल में डीपली नहीं जाना इसमें, तो आपको जस्ट ये ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है थोड़ा सा पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज गिवन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारी एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ जी बेटा सुनिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बेटा क्या होता है, इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशित किराया। प्रत्याशित किराया, हाँ जी बेटा, क्या होता है एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब वो किराया जिसकी मकान के मालिक से उम्मीद की जाती है कि वो किराएदार से लेगा।
जितना किराया एक मकान के मालिक से उम्मीद की जाती है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार उम्मीद कर रही है एक मकान मालिक से कि आपको इस मकान का इतने रुपए किराया लेना चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वास्तव में कितना किराया लिया। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। हाँ जी बेटा। बेटा ये क्वेश्चन तो बाद में पूछना, ठीक है? क्वेरीज आप बाद में पूछना, अभी मेरा पॉइंट कंप्लीट हो लेने दो, ठीक है? चलिए, एक्सपेक्टेड रेंट बेटा क्या होता है, सुनिए। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है? हाँ जी बेटा, वो किराया जो एक मकान का मालिक, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। गवर्नमेंट किससे एक्सपेक्ट करती है? मकान के मालिक से, कि किराएदार से उसको कितना किराया लेना चाहिए। वास्तव में कितना किराया लिया, वो तो बेटा एक्चुअल रेंट है। सुनिए ध्यान से, वास्तव में कितना किराया लिया वो तो एक्चुअल रेंट हो गया, और कितना किराया लेना चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड का मतलब कितना किराया लेना चाहिए। ठीक है, जो पोर्शन मकान के मालिक ने किराए पे दिया हुआ है उसका कितना किराया उसे लेना चाहिए था, तो उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट का ना। ये कैसे निकाला जाता है? इसके लिए बेटा तीन फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई 3 फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा। पहला फैक्टर कौन सा है? फेयर रेंट। हाँ जी बेटा, प्रचलित किराया। एक तो प्रचलित किराए को कंसीडर किया जाएगा। प्रचलित किराया बेटा आपको पता है क्या होता है? एक म्युनिसिपल वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जो म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा रेंटल वैल्यू निर्धारित की गई है उसे। और एक बेटा स्टैंडर्ड रेंट को कंसीडर किया जाएगा। इन तीनों को कंसीडर करके हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ जी बेटा, कैसे कंसीडर करते हैं, अब उसके रूल्स क्या हैं? हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। इसमें बेटा दो केस हो सकते हैं। पहला केस, व्हेन फेयर रेंटल वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू आर गिवन। जब क्वेश्चन के अंदर बेटा सिर्फ दो वैल्यूज दे रखी हो, स्टैंडर्ड रेंट ना दे रखा हो। हाँ जी बेटा, मैं ये भी लिख सकता हूँ, व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन। जब स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में ना दे रखा हो, यानी कि मकान किसी ऐसी जगह पर हो जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू ही नहीं होता। ऐसे एरिया में भी बेटा मकान हो सकता है जहां पे किराया नियंत्रण अधिनियम लागू ही ना होता हो। ठीक है, अगर किराया नियंत्रण अधिनियम बेटा लागू ही नहीं होता तो स्टैंडर्ड रेंट तो मिलेगा ही नहीं। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है? जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो जिस जगह पर मकान है, जिस जगह पर मकान किराए पर दिया गया है, यदि वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता तो मीन्स स्टैंडर्ड रेंट बेटा आपको गिवन नहीं होगा। तो वहां पे सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी, प्रचलित किराया। हाँ जी बेटा, उस एरिया के अंदर दूसरे लोग क्या किराया ले रहे हैं, ठीक है, एक तो प्रचलित किराया मिलेगा, और एक बेटा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा जो वैल्यू निर्धारित की गई है। तो इन दोनों की तुलना करनी है हमने। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, देखिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट का रूल ये है, एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवरेज हायर, जो भी दोनों में हायर होगा। हाँ जी बेटा, दोनों को कंपेयर कर लेना, और दोनों में जो हायर अमाउंट होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, मान लीजिए कोई मकान है जो किराए पर दिया हुआ है, उसकी फेयर रेंटल वैल्यू बेटा मान लेते हैं 1,20,000 रुपये है। और म्युनिसिपल वैल्यू बेटा 1,40,000 है। तो जरा मुझे बताओ, हाँ जी बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? एक्सपेक्टेड रेंट बेटा होगा, दोनों में जो हायर बेटा 140 है, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट मकान के मालिक से ये उम्मीद कर रही है कि उसे मकान का 1,40,000 रुपये किराया लेना चाहिए। ले कितना रहा है वास्तव में, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो उसे लेना चाहिए, 1,40,000। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड रेंट कब दिया होगा? स्टैंडर्ड रेंट बेटा तब दिया होगा जब करदाता का मकान किसी ऐसी जगह पे है जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट
लागू होता है। हाँ जी बेटा, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट बेटा लागू होगा तो उस केस में आपको क्वेश्चन में 3 चीजें दी होंगी, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। तो आपने तीनों की तुलना करके एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना है। इसमें बेटा सबसे पहला स्टेप, इसको 2 स्टेप्स में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको कंपैरिजन करना है फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवरेज हायर। हाँ जी बेटा, दोनों में जो हायर होगा। हाँ जी बेटा, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवरेज हायर। मान लीजिए इन दोनों को कंपैरिजन करके जो अमाउंट आया, उस अमाउंट का नाम मैंने रख दिया हायर का एच। हायर अमाउंट को बेटा मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ। इन दोनों को तुलना करके जो हायर अमाउंट आएगा उसको बेटा मैंने एक नाम दे दिया एच। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एच की तुलना, एच का मतलब हायर अमाउंट की तुलना जो फर्स्ट स्टेप में आया था, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस, जो भी बेटा दोनों में कम होगा वो अमाउंट निकाल लेना। और ये बेटा जो विच एवरेज लेस करके अमाउंट आएगा वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा। हाँ जी बेटा, इस अमाउंट को बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसका बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए फेयर रेंट, फेयर रेंट बेटा है सपोज करो 1,20,000। हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू है 140। और स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट बेटा मान लेते हैं सपोज करो 1,30,000 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट बेटा कैसे निकलेगा बताओ। पहले तो फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू की तुलना करेंगे। फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू की तुलना करो, विच एवरेज हायर। इन दोनों में बेटा विच एवरेज हायर अमाउंट कौन सा है, 1,20 और 1,40 में। तो 1,20 और 1,40 में बेटा हायर अमाउंट आ गया हमारा 1,40। ये 1,40 को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एच से। हायर अमाउंट को एच मैंने नाम दे दिया। और एच की तुलना यानी कि 1,40,000 की तुलना किससे करनी है, 1,30 से। हाँ जी बेटा, अब इन दोनों की तुलना करो, 1,40 और 1,30 में विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, विच एवरेज लेस कितना हो गया दोनों में, 1,30। तो एक्सपेक्टेड रेंट बेटा जो हमारा आएगा वो आएगा 1,30,000। लो जी। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बताइए क्लियर है, एक्सपेक्टेड रेंट बेटा समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हाँ जी बेटा, लो बेटा एक सम करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट का। फटाफट से सभी बच्चे कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में रिप्लाई भेजिए। 3 मकान है या 3 केसेस कह लो, इन तीनों केसेस में बेटा मुझे एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए। कीजिए जल्दी से। फर्स्ट केस का बेटा आंसर बताओ क्या आएगा। फर्स्ट केस का 36,000। फर्स्ट केस में क्या है, स्टैंडर्ड रेंट तो बेटा दिया ही नहीं हुआ, तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, विच एवरेज हायर। इन दोनों में बेटा विच एवरेज हायर जो है वो है 36,000। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। अच्छा केस बी में, केस बी में बेटा क्या करेंगे, पहले 30,000 और 36,000 की तुलना करो। फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू की तुलना करेंगे, तो विच एवरेज हायर, विच एवरेज हायर बेटा 36,000 आ गया। फिर इस हायर अमाउंट की तुलना किससे करनी है, हाँ जी बेटा 33 के साथ, 33 के साथ। विच एवरेज लेस, 36,000 और 33,000 विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 33,000। इसका आंसर आ जाएगा 33। और केस नंबर थर्ड में, केस नंबर थर्ड में बेटा 30,000 और 36,000, पहले दोनों का कंपैरिजन करेंगे, विच एवरेज हायर।
36,000। ये बेटा हमारा एच हो गया, एच का मतलब हायर अमाउंट हो गया। हाँ जी बेटा, तो इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इस हायर अमाउंट का कंपैरिजन किससे करेंगे, 42,000 के साथ। 36,000 और 42,000 विच एवरेज लेस, इसका आंसर हमारा बेटा बनेगा 36,000। हाँ जी बेटा, क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, सुनिए अब ध्यान से। नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाँ जी बेटा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बेटा क्या होती है, पहले उसका मीनिंग समझते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्या लिखता है इसके बारे में। हाँ जी बेटा, सुनिएगा ध्यान से। हाउस प्रॉपर्टी बेटा एक ऐसा हेड है जिसमें पांचों हेड से, ये जो बेटा चार हेड है हमारे, सैलरी हेड, बिजनेस हेड, प्रोफेशन हेड, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन, उन चारों हेड के अलावा जो हाउस प्रॉपर्टी हेड हमारा, इसमें एक खास बात है, बाकी जो चार हेड हैं उसमें एक्चुअल इनकम पे टैक्स लगता है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक्चुअल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, नोशनल इनकम पे टैक्स लगता है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेटा किस पे टैक्स लगता है, नोशनल इनकम। नोशनल इनकम को हम इमेजिनरी इनकम भी कह देते हैं, काल्पनिक आय। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, काल्पनिक आय पे कैसे टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक असेसी है, हाँ जी बेटा सचिन, एक असेसी है सचिन, ठीक है। सचिन बेटा इस मकान का मालिक है, ये मैंने सचिन का मकान बना दिया जी, सचिन इस मकान का ओनर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सचिन ने अपना ये मकान सपोज करो किसको रेंट पे दे दिया, मान लेते हैं अजय को। सचिन ने अपना मकान लेट आउट कर दिया अजय को, ठीक है जी। कितने रुपए किराए पे दे दिया, मान लेते हैं सचिन जो किराया ले रहा है अजय से, हाँ जी बेटा किराया फिक्स हो गया, रेंट जो ये चार्ज कर रहा है ₹10,000 पर मंथ। हाँ जी बेटा, सचिन अजय से कितना किराया ले रहा है, 10,000 पर मंथ। तो एक्चुअल रेंट बेटा कितना हो गया साल का, एक्चुअल रेंट बेटा बताओ, चैट बॉक्स में लिखिए। 10,000 पर मंथ अगर सचिन किराया ले रहा है अजय से, तो पूरे साल का वास्तविक किराया कितना बना, पूरे साल का वास्तविक किराया बना 1,20,000। हम ये मान रहे हैं कि पूरा साल मकान किराए पे ही था, तो 1,20,000 किराया बन गया, ठीक है। जबकि इस मकान का जो एक्सपेक्टेड रेंट है, हाँ जी बेटा इस मकान का जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इस मकान का एक्सपेक्टेड रेंट है वो 1,50,000 है। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब जो गवर्नमेंट उम्मीद करती है कि मकान के मालिक को चार्ज करना चाहिए था, 1,50,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रख के निकाला गया होगा, स्टैंडर्ड रेंट को, एक्चुअल रेंट, सॉरी फेयर रेंट को, और म्युनिसिपल वैल्यू को। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल रेंट तो कितना है बेटा जो सचिन ले रहा है, 1,20,000, और एक्सपेक्टेड रेंट जो गवर्नमेंट कहती है लेना चाहिए था, 1,50,000। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 1,20,000 पे बेटा टैक्स ले, तो एक गवर्नमेंट 1,50,000 पे टैक्स ले, गवर्नमेंट को किस में फायदा है, गवर्नमेंट को टैक्स 1,50,000 रुपए में लेने में फायदा है या 1,20,000 पे, गवर्नमेंट को तो बेटा एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लेने में फायदा है ना। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट सचिन को कहती है भाई आपने अजय को मकान कम किराए पे दे दिया क्योंकि अजय आपका फ्रेंड है, अजय इसका कोई बेटा फ्रेंड है, रिलेटिव है, फ्रेंड है या रिलेटिव है। सचिन तो जानबूझ के किराया कम ले रहा है, सचिन अजय से जानबूझ के किराया कम ले रहा है क्योंकि अजय बेटा उसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है। तो बट गवर्नमेंट कहती है हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो, रिलेटिव होगा आपका होगा, फ्रेंड होगा आपका होगा, हमारा तो कुछ नहीं लगता अजय, तो हमारा जो है हमारे टैक्स का क्यों नुकसान कर रहे हो, हम तो 1,50,000 पे टैक्स लेंगे। अब सचिन ने वास्तव में कितना किराया कलेक्ट किया है, 1,20,000, तो 1,20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, 1,50,000 पे लगेगा।
तो यहाँ पे वास्तविक इनकम तो 120 है, ये बेटा काल्पनिक आय है,